हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पीड अप एजुकेशन में। मैं हूं अभिषेक गौतम और आज हमारी ये 13th क्लास है। इससे पहले 12 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं और हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री। आरआरबी जेईई की हिस्ट्री पढ़ाने से पहले जियोग्राफी कंप्लीट हुई है। जियोग्राफी में मैंने 26 क्लासेस कंप्लीट की हैं। हिस्ट्री में हम लोग एक टाइमलाइन को फॉलो कर रहे हैं जिसके थ्रू हम लोग पूरी हिस्ट्री पढ़ेंगे, जिसमें हमने सबसे पहले आपकी जो सभ्यताएँ थी उनके बारे में पढ़ा था, जिसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन था आपका और वैदिक सिविलाइजेशन था। फिर हमने पढ़ा धर्मों के बारे में, जो कि वैदिक सभ्यता के जस्ट बाद से पनपना शुरू हो गए थे, जैसे कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म, जो सबसे इंपॉर्टेंट धर्म उभर कर आए वैदिक सभ्यता के बाद। फिर मैंने धर्मों की सीरीज चल रही थी तो बाकी जो और दूसरे धर्म हैं उनके बारे में मैंने एक्सप्लेन कर दिया। और इस्लाम धर्म वो आपके मतलब ऐसे अगर टाइमलाइन के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी बाद में आया, लेकिन हम पढ़ रहे थे धर्म उसके बाद सभी क्या कहते हैं रिलीजन्स के बारे में, तो मैंने उस साथ साथ में इस्लाम और जो बाकी जो धर्म है जिनसे क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैंने आपको पढ़ा दिए थे। मैं पिछली वीडियोस में से कुछ के कमेंट्स पढ़ रहा था तो किसी एक वीडियो के नीचे, शायद वो जैन धर्म की वीडियो थी, जिसके नीचे लोग आपस में भिड़ गए। जैन धर्म की वीडियो नहीं थी, वो अन्य धर्मों की वीडियो थी जिसमें मैंने अन्य धर्म पढ़ाए थे। उसमें इस्लाम धर्म भी था। तो कुछ लोग आपस में इस्लाम धर्म को लेकर और काफ़ी भद्दी टिप्पणियाँ एक दूसरे पे करने लगे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने जो पढ़ाया था वो मेरा बेसिक पर्पज़ क्या था, आपको टीचिंग के हिसाब से जो आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसके हिसाब से, कि आपसे जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाए वो आप एग्ज़ाम का क्वेश्चन टैकल कर पाएँ, बस इसलिए मैंने पढ़ाया। ना कि मैं किसी धर्म का गुरु हूँ कि मैं आपको धर्म की शिक्षा देने के लिए बैठा हूँ। किसी धर्म की शिक्षा देने की मेरी हैसियत नहीं है और मैं उस बारे में कभी कोई कमेंट करता भी नहीं हूँ। आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग जो भी इस चैनल के थ्रू पढ़ते हैं उस पर हमारा एक सोल मोटिव बस एक ही है कि आपको कुछ हद तक जो आज हैं आप वहाँ से कुछ अपग्रेड करके कल हम थोड़ा सा आपको ऊपर लेके जाएं। आपका जो लेवल है वो अपग्रेड करें, कुछ हमारा जो लेवल है आज हमारा जो लेवल है उसको अपग्रेड करके थोड़ा और ऊपर लेके जाएं। यहाँ पर प्रोसेस क्या हो रहा है आपको अपडेट करने का, ना कि आपको रूढ़िवादी जो विचारधारा हैं जो आपस में भिड़ने वाली या आपस में एक दूसरे के प्रति बैर रखने वाली, उन सब चीज़ों की तरफ प्रमोट करने का हमारा कोई भी मकसद नहीं है। हम सिर्फ यहाँ पढ़ाने के लिए हैं। ठीक है, तो ये डिस्कशन तो हो गया। उस एक कमेंट को देखने के बाद मेरे दिमाग में कुछ आया था, मैंने सोचा बता दूं। हम पढ़ रहे थे हिस्ट्री जो मैंने आपको बताई, और उस टाइमलाइन को फॉलो करते हुए हम आ चुके हैं कहाँ पर। हमने मौर्याज को इस पिछली 2 क्लासेस में मौर्याज के बारे में देख लिया था पूरा कंप्लीट, और अब हम देखेंगे गुप्ताज के बारे में। लेकिन बीच में मौर्यन और गुप्तन एम्पायर के बीच में जो 2 बड़े बड़े एम्पायर हैं उनके बीच में, क्योंकि ऐसा पीरियड रहा जहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे राजा बने और कुछ विदेशी ताकतें भी आई उस टाइम पर जिन्होंने भारत पे राज्य किया। देखिए, मौर्याज के टाइम तक कोई विदेशी शासक पूरी तरीके से भारत पर नहीं आ पाया था। भारत का जो नॉर्थ वेस्ट पोर्शन था, जो मैंने बताया था, पाकिस्तान का सिंध, पाकिस्तान पूरा मान लीजिए, बलूचिस्तान पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो एरिया था, भारत के इस एरिया पे विदेशी आक्रमण हुए और सक्सेसफुल भी रहे। सेलुकस निकेटर, जिसके बारे में मैंने आपको क्लासेस में बताया, सेलुकस निकेटर जो कि सिकंदर मतलब कि अलेक्जेंडर उसका सेनापति था। जब अलेक्जेंडर भारत तक आया तो उसने व्यास नदी थी उसको पार करने से मना कर दिया उसकी सेना ने, फिर वो वहाँ से वापस हो गया। तो अगर आप इंडिया का मैप देखेंगे तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा लगेगा कि व्यास नदी आपका जो है पंजाब में ही है, और पंजाब में ही जो व्यास नदी है उस वहाँ से पार नहीं किया। इसका मतलब जो मेनलाइन इंडिया था, एक तरीके से मान लीजिए जो आज का भारत है, वहाँ पर वो नहीं आ पाया था। भारत का वो पोर्शन जो वेस्ट नॉर्थ में है, मतलब जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और जो बलूचिस्तान, ये अगर बलूचिस्तान को आप अलग माने क्योंकि उस टाइम पर ये अलग प्रांत हुआ करते थे, तो उन सब राज्यों पे एक तरीके से उस पूरे एरिया पे, मतलब नॉर्थ वेस्ट वाला जो एरिया था उस पर राज किया। सिकंदर ने उसको जीत लिया था। सेलुकस निकेटर के अधीन रहा वो काफ़ी दिनों तक। फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको जो है उनसे आज़ाद करवाया। तो इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा जाता है, मुक्तिदाता, मतलब कि लिबरेटर दिया गया नाम किसको, चंद्रगुप्त मौर्य को, जो कि संस्थापक थे आपके मौर्य साम्राज्य के। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये था कि अभी तक, मतलब मौर्य साम्राज्य तक कोई भी विदेशी ताकत पूरी तरीके से भारत पर हावी नहीं हुई थी। ठीक है, भारत इन द सेंस मेरा कहने का है आपका जो आप लगाकर यहाँ से बर्मा से स्टार्ट करेंगे। अगर आप ईस्ट में बर्मा से स्टार्ट करें, साउथ में पूरा कन्याकुमारी तक, और ईस्ट में बर्मा से स्टार्ट करते हुए पूरा अफगानिस्तान वाला जो एरिया है ये पूरा कवर करते हुए, क्योंकि पहले भारत इस तरीके से डिवाइड नहीं हुआ करता था। भारत में पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों शामिल थे। तो जो भारत का ये वाला पोर्शन था, मतलब कि नॉर्थ वेस्ट वाला पोर्शन था, ये एक बार आधीन जरूर आ चुका था, लेकिन पूरा भारत, या कह लीजिए मेन उस टाइम पे जो इम्पोर्टेंट एक तरीके से प्रांत था या महाजनपद था वो था आपका मगध। ठीक है, तो मगध पर किसी विदेशी ताकत ने कभी अपना आधिपत्य नहीं स्थापित किया था। पहली बार हुआ जब मौर्यन एम्पायर आए, उसके मौर्यन एम्पायर खत्म हुआ, उसके बाद जो विदेशी ताकतें भी आई जो यहाँ पर मगध पर जिनका वो रहा एक तरीके से आधिपत्य हो गया, और पूरे एक तरीके से भारत अलग अलग भागों में बट गया, छोटे छोटे राज्यों में बट गया। उस टाइम पर भी कुछ छोटे छोटे राज्य थे, ऐसा नहीं है कि उस टाइम पर छोटे राज्य नहीं थे, लेकिन
मेन जो डिवाइड हुआ वो हुआ आपके मौर्यन एम्पायर के ख़त्म होने के बाद। उसके बाद फिर से यूनाइट हुआ कहाँ पर, जब गुप्ता एम्पायर आया, ठीक है। तो गुप्ताज ने एक तरीके से पूरी तरीके से फिर से यूनाइटेड कर दिया था पूरे इंडिया को, और इसी वजह से जो शासनकाल गुप्ताओं का रहा, गुप्ताज का जो शासनकाल रहा, या कह लीजिए गुप्ता साम्राज्य जो रहा, गुप्त साम्राज्य जिसको बोलते हैं, गुप्त साम्राज्य जो रहा उसको क्या बोला जाता है, इंडिया का स्वर्णिम काल बोला जाता है। भारत में उसको स्वर्णिम काल बोला जाता है, मतलब गोल्डन पीरियड बोला जाता है, ठीक है। वैसे देखा जाए तो गोल्डन पीरियड आप मौर्याज को भी बोल सकते हैं, किसी भी मामले में मौर्याज का जो टाइम था वो कम नहीं था, लेकिन गुप्ताज का जो टाइम था वो थोड़ा सा ज़्यादा, एक तरीके से ज़्यादा स्टेबल था, ज़्यादा दिनों तक शासन चला, और इनके जो राजा थे वो भी काफ़ी मतलब जो इनकी पीढ़ी थी, पीढ़ी दर पीढ़ी ये शासन करते रहे। और मौर्याज में क्या हुआ था, 3 शुरुआती राजा रहे, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद थोड़ा सा पावर कम हो गई राजाओं की, और जो धीरे धीरे पूरी तरीके से जो वंश था वो ख़त्म हो गया। लेकिन गुप्त वंश के साथ ऐसा नहीं था। गुप्त वंश में जो शासक आए काफ़ी पीढ़ियों तक शासन कंटिन्यू चलता रहा, और वो ऐसा शासन था जो एक तरीके से भारत के इतिहास में सबसे अच्छा माना जाता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, भारत का स्वर्णिम काल बोलते हैं, ठीक है। तो आज के हम स्टार्ट करते हैं हमारी जो क्लास थी उसमें पीडीएफ के बारे में। अभी तो ये जो बताया मैंने आपको, ये पूरा टाइमलाइन था जिस तरीके से आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट बना रहा है पढ़ने में, इसलिए मैंने इस चीज़ को बताया। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला पॉइंट जो हमारा है वो क्या है, कमांडर इन चीफ ऑफ द लास्ट मौर्यन रूलर बृहद्रथ। जो लास्ट मौर्यन रूलर था बृहद्रथ, उसका कमांडर इन चीफ मतलब सेनापति, और सेनापति कौन था, वॉज नेम्ड पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग था वो लास्ट क्या कहते हैं, लास्ट जो शासक थे उनका सेनापति। ही किल्ड द लास्ट मौर्यन रूलर एंड एस्टेब्लिश्ड अ न्यू डायनेस्टी कॉल्ड शुंग वंश, शुंग डायनेस्टी, ठीक है। इसने क्या किया, जो लास्ट शासक था बृहद्रथ उसकी हत्या कर दी और शुंग वंश की स्थापना की, ठीक है, शुंग वंश की स्थापना की। अब ये जो पुष्यमित्र शुंग था ये वैसे कास्ट वाइज ब्राह्मण था, तो इस वजह से ऐसा ही माना जाता है कि इसने जो है एक तरीके से ब्राह्मण साम्राज्य की स्थापना की। ही वॉज ब्राह्मण, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द स्टार्ट ऑफ ब्राह्मण एम्पायर, ठीक है। इसने एक तरीके से ब्राह्मण एम्पायर की स्थापना कर दी, किसको मारने के बाद, जो आपका लास्ट शासक था मौर्यन एम्पायर का, जो बड़ा महान एक तरीके से मौर्यन एम्पायर रहा, उसका जो लास्ट शासक था बृहद्रथ, उसकी हत्या कर दी इसने। फिर क्या हुआ, आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ द मौर्यन एम्पायर कैपिटल वॉज चेंज टू विदिशा। जो कैपिटल अभी तक पाटलिपुत्र थी, जो कि मगध की कैपिटल हुआ करती थी, पाटलिपुत्र, उसको क्या किया, पाटलिपुत्र से हटाकर विदिशा पहुंच गई वो, ठीक है। आने वाले और जो डायनेस्टीज रहे उसमें फिर से ये पाटलिपुत्र भी वापस आ गई थी। तो ये जो इसमें हुआ कैपिटल्स का चेंज हुआ, ये होता रहा है, और ये क्वेश्चन भी कभी कभार पूछ ले जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो पहली बार एक तरीके से मगध से कैपिटल हटके विदिशा पहुंची, वो कौन लेके गया था, शुंग वंश का संस्थापक, ठीक है, शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग, ये आप याद रखिएगा। उसके बाद हुआ क्या, जब ये आपकी कोई बड़ा जब एम्पायर खत्म होता है तो फिर उसमें क्या होता है, छोटे छोटे एम्पायर्स में बढ़ जाता है। जो उस टाइम पे प्रभुत्व में रहता है जिस एरिया में, मान लीजिए एक बहुत बड़ा एरिया है जिसमें पूरा मौर्यन एम्पायर था उस टाइम पर। अब अगर मान लीजिए इसका जो किंग है वो एक तरीके से मर जाता है या उसका प्रभुत्व खत्म हो जाता है, तो फिर क्या होगा, फिर रीजन वाइज जो बाहुबली होंगे अपने अपने रीजन्स के, वहाँ पर वो चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो ऐसा ही हुआ जब मौर्यन डायनेस्टी खत्म हुई, या मौर्यन एम्पायर जो खत्म हुआ, उसके बाद अलग अलग भागों में अलग अलग जो डायनेस्टीज थी वो चलनी शुरू हो गई। इसमें से कुछ ऐसी हैं जो टाइमलाइन के हिसाब से हैं, और कुछ हैं एक ही टाइम कंटेम्प्रेरी हैं एक दूसरे की, मतलब एक टाइम पे दोनों एक साथ एग्जिस्ट करती थी लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में, ठीक है। तो ये 4 मैंने नाम लिखे हुए हैं, इनके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। इनके अलावा भी और भी हैं, ऐसा नहीं है कि इनके अलावा नहीं है। शुंग डायनेस्टी, कुनवा डायनेस्टी, फिर आपके सातवाहंस हैं, फिर चेदी डायनेस्टी, ठीक है, ये कलिंगा की थी। इनके बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा डिटेल्स में, थोड़ी बहुत जानकारी मैं आपको दूंगा। उसके अलावा और भी थे, लेकिन अब पूरा अगर आप छोटी छोटी जानकारियों पर जाएंगे तो आपसे उतना क्वेश्चन ना पूछा जाएगा, और जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो भी आप भूल जाएंगे, इसलिए हम मेन चीज़ों के बारे में बताएंगे यहाँ पर। और ये जो 4 डायनेस्टीज थी मौर्यन एम्पायर के फिनिश होने के बाद, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो सबसे पहले इनमें से मैंने कौन सी लिखी है, आपकी शुंगा डायनेस्टी, जिसने खत्म किया था मौर्यन एम्पायर को, एक तरीके से ये कह सकते हैं, क्योंकि इसका जो फाउंडर था पुष्यमित्र शुंग, इसी ने आपका जो लास्ट था बृहद्रथ, उसकी हत्या की थी, ठीक है। उसकी हत्या करके इसने जो है आपकी शुंग डायनेस्टी की स्थापना की थी। तो इसने क्या कराया, इसके बारे में आपको इंपॉर्टेंट जो चीज़ याद रखनी है वो याद रखनी है कि इसने 2 बार अश्वमेघ यज्ञ कराया था, ठीक है, अश्वमेघ यज्ञ, जिसके बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। मैं आपको जब प्राचीन भारत मैंने स्टार्ट किया था तो पहली या सेकंड क्लास में मैंने आपको बताया था, जब मैंने वैदिक सभ्यता पढ़ाई, कि अश्वमेघ यज्ञ किस लिए कराया जाता है, अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया जाता है,
जो राजा होता है अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है, एक घोड़ा होता है जो छोड़ा जाता है और आसपास के सभी राज्यों में घूमकर वापस आता है। अगर कोई उसको पकड़ता है तो इसका मतलब है वो उसको चैलेंज कर रहा है, ठीक है। अगर आप लोगों ने जो रामायण थी, पुरानी रामायण थी रामानंद सागर वाली, मैं मतलब पुरानी रामायण अगर आपने रामानंद सागर वाली देखी है या पुरानी नई भी आपने देखी हो, तो मैंने नई नहीं देखी इसलिए बता रहा हूँ। जो अगर आपने पुरानी रामायण देखी होगी तो उसमें एक सीन पूरा दिखाया जाता है जिसमें क्या होता है, अश्वमेध यज्ञ का जो घोड़ा होता है वो छोड़ा जाता है, फिर उसको लवकुश पकड़ते हैं, फिर जो युद्ध होता है जो भी है वो सब आप देखते होंगे, वो आपने देख रखा होगा। मेरा कहने का मतलब ये था कि बस आपको अश्वमेध यज्ञ से रिलेट कराने का मतलब था मेरा। तो उसने 2 बार अश्वमेध यज्ञ कराया और उसका अश्वमेध यज्ञ कराने वाला जो पंडित था या पुजारी था वो कौन था, वो थे पातंजलि, जो आज बहुत फेमस है इंडिया में। पातंजलि का आप सभी ने नाम सुन रखा होगा। इस टाइम पर तो पातंजलि एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है, ठीक है, ब्रांड बन चुका है पातंजलि। और ये उस टाइम महर्षि पातंजलि इनका नाम है, महर्षि पातंजलि। तो इस नाम से आप आसानी से याद रख सकते हैं कि जो शुंग वंश के संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग। और एक तरीके से देखा जाए तो पहले ऐसे शासक थे जो पूरी तरह हिंदू थे, या कह लीजिए हिंदूवादी शासक, इन्होंने क्या कहते हैं हिंदूवादी जो साम्राज्य था वो इन्होंने स्थापित किया। एक तरीके से ऐसा भी माना जा सकता है, क्योंकि इससे पहले के जितने शासक थे उन्होंने या तो जैनिज्म स्वीकार कर लिया था या फिर बौद्धिज्म स्वीकार कर लिया था, ठीक है। इसका जो लास्ट रूलर था, लास्ट रूलर इसका कौन था, देवभूति। शुंग वंश का लास्ट रूलर आपका था देवभूति। और शुंग वंश के बारे में अगर और जानकारी आपको याद रखनी है तो आपको बता दें कि एक बहुत इंपॉर्टेंट स्तूप है जिसका नाम क्या है, भरहूत स्तूप है, जो मध्य प्रदेश के अंदर है वैसे ये भी। तो भरहूत जो स्तूप है ये भी इसी ने बनवाया था, पुष्यमित्र ने बनवाया था। इसको बोला जाता है हिंदू शासक बोल सकते हैं आप, लेकिन तब भी इसने बौद्ध धर्म का एक ये काम किया हुआ था, इसने एक स्तूप बनवाया हुआ था, ठीक है। और जो लास्ट शासक था देवभूति, इसकी हत्या किसने की थी, इसकी हत्या जो नेक्स्ट उसका फाउंडर था कुन वंश का संस्थापक। जैसे कि इसके संस्थापक ने मारा था किसको, मौर्यन एम्पायर के लास्ट रूलर को, तो इसके जो लास्ट रूलर था उसको मारा किसने, कर्ण वंश का संस्थापक था, उसने इसको क्या कहते हैं इसके लास्ट रूलर की डेथ कर दी और मार दिया इसको। उसके बाद अपना खुद की डायनेस्टी की स्थापना कर दी। इस बारे में आपको ज़्यादा नहीं याद रखना है। हाँ, यहाँ पर मैंने सबके साथ में डेट्स भी लिख रखी हैं कि ये आपका 185 BC से लेकर 73 BC तक। अब 185 BC आपको तो याद ही रखना है, क्योंकि 322 BC से स्टार्ट होकर आपका 185 BC तक आया कौन सा, मौर्य एम्पायर। ये आपको जरूर याद रखना है। और यहाँ पर मैंने डेट्स इसीलिए एक तरीके से ईयर्स लिख रखे हैं ताकि आप टाइमलाइन ना भूलें। टाइमलाइन से क्या होता है, आपको हिस्ट्री याद करना आसान हो जाता है। तो मैं बस इस तरीके से इसलिए बताया हूँ ताकि आपको याद रहे कि हाँ हम कहाँ से चलते आए हैं और कहाँ तक पहुँच चुके हैं, तो उसमें आपको याद करना थोड़ा सा आसान होगा। तो इसलिए इसको आप याद कर लीजिए कि 73 में ये आए और इनकी जो डेथ हुई क्या कहते हैं इस वंश की जो क्या कहते हैं फिनिश हुआ, एक तरीके से ख़त्म हो गया ये आपका 28 BC में, मतलब बिफोर क्रिश्चियनिटी ही ये आपके जो है कुल मिला के 40-45 सालों के अंदर ही इसका जो है पूरी तरीके से ख़त्म हो गया ये वंश। तो 40-45 साल ही चला, ज़्यादा नहीं चला। अगर हम बात करें शुंग वंश की तो ये लगभग आपका 100 वर्ष के आसपास चला, 100-110 वर्ष के आसपास चला, ठीक है। तो ये आपको एग्जैक्टली नहीं याद रखना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा दिमाग में रखेंगे तो आपको हिस्ट्री की आगे आने वाली जो चीज़ें हैं वो याद करने में आसानी होगी। बात करते हैं नेक्स्ट जो आपका डायनेस्टी थी वो है आपकी सातवाहन डायनेस्टी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी दिनों तक इन्होंने शासन भी किया। इनका शासन टाइम देखिए आप 60 BC से लेके बिफोर क्रिश्चियनिटी 60 BC से। अगर आपको लग रहा हो कि यहाँ पर तो इनका शासन था, तो ऐसा नहीं है। मैंने आपको बोला था कंटेम्प्रेरी लोग भी थे यहाँ पर, शासन दोनों का एक साथ चल रहा था। ये कहाँ पर थे, ये आपके थे महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। इनकी जो जगह थी वो क्या थी, महाराष्ट्र, मतलब सेंट्रल इंडिया और जो आपका साउथ इंडिया है वो वाला रीजन इनका था। तो ये साउथ इंडिया और सेंट्रल इंडिया में चल रहे थे और ये जो काम हो रहा था वो आपका मगध के, पाटलिपुत्र और उस वाले सेंट्रल नॉर्थ इंडिया के, मतलब नॉर्थ इंडिया में एक पूरा पोर्शन था। तो इस तरीके से ऐसा नहीं, 2 शासक एक साथ शासन नहीं कर सकते हम। 2 शासक जो एक साथ शासन कर रहे थे उनके बारे में भी हमको पढ़ना पड़ेगा। तो हम पढ़ते हैं अब सातवाहन के बारे में, ठीक है। सातवाहन कौन थे, दिस वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल डायनेस्टी आफ्टर मौर्यंस एंड बिफोर गुप्ता पीरियड इन साउथ एंड सेंट्रल इंडिया। मैंने आपको बोला था भी कि ये जो एरिया था ये कौन सा था, महाराष्ट्र। आपको अगर पता होगा, इंडिया का मैप अगर आप बनाएंगे हल्का सा, इतना तो आप सीख लीजिए कि आप इंडिया का मैप आसानी से बना सकें। कभी भी आपसे बोला जाए थोड़ा बहुत तो आप मैप बना ही सकें, एटलीस्ट पूरा नहीं बना पाते हैं एग्जैक्टली, तो थोड़ा बहुत आपको मैप का मतलब अंदाज़ा होना चाहिए। तो अगर हम इस तरीके से इंडिया का मैप बनाते हैं, इस तरीके से हम इंडिया का मैप बना लें, तो आपका महाराष्ट्र कहाँ पर है, महाराष्ट्र पड़ेगा आपका कहीं मुंबई यहाँ पर है, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसे में महाराष्ट्र फैला हुआ है, ठीक है। इस तरीके से महाराष्ट्र फैला हुआ है। तो ये जो रीजन है, ये पूरा रीजन सेंट्रल इंडिया और साउथ इंडिया का जो रीजन था, ये था आपका सातवाहन का,
ठीक, सातवाहंस के इस रीजन में होने की वजह से जो नॉर्थ में शासन था वो अपना अलग चल रहा था और ये जो सातवाहंस थे अपना अलग चल रहे थे। अब उस टाइम पर ऐसा कोई फिक्स नहीं था कि महाराष्ट्र कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश कहाँ पर है, तो ये कौन सी थी, ये वो डायनेस्टी थी जो पूरी तरीके से एक तरीके से गोदावरी नदी जो है आपकी साउथ की गोदावरी नदी है उसके किनारे थी। ठीक है, तो आप इसको आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में कंफ्यूज मत करिएगा, कहीं कहीं आपको आंध्र प्रदेश भी लिखा मिलेगा। ठीक है, तो इसकी कैपिटल क्या थी, द कैपिटल ऑफ सातवाहन डायनेस्टी वाज प्रतिष्ठान, ये था प्रतिष्ठान। ठीक है, प्रतिष्ठान जगह का नाम था और जो कहाँ पर थी, जो आपकी गोदावरी नदी के किनारे थी। ठीक है, गोदावरी नदी के किनारे एक जगह थी प्रतिष्ठान जो इनकी कैपिटल हुआ करती थी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, सातवाहन स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ डोनेटिंग लैंड्स टू ब्राह्मण्स एंड बुद्धिस्ट मॉन्क्स। इन्होंने क्या किया, पहली बार, इससे पहले ऐसा नहीं होता था कि किसी भी आयोजन में के उपरोक्त में किसी को भूमि दी जाए या ऐसा कुछ किया जाए, ऐसा नहीं होता था। तो इन्होंने ये प्रथा शुरू की कि जब जैसे कहीं पर कोई आयोजन होता था उसमें जो ब्राह्मण उनके आयोजक होते थे या बौद्धिस्ट मॉन्क्स होते थे जो भी, तो उनको भूमि दिया करते थे। ठीक है, भूमि दे दिया करते थे। इन्होंने इस चीज़ का स्टार्ट किया था और आगे चल के इनका साम्राज्य खत्म होने के रीजन्स में भी ये शामिल होता है। इनके नहीं, लेकिन बेसिकली गुप्ताज का जो टाइम खत्म हुआ उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो पॉइंट है गुप्ताज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी हम जब आगे पढ़ेंगे गुप्ताज के बारे में तो आपको वो चीज़ वहाँ पर समझ में आएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो है, द स्टेट्स ऑफ सातवाहन्स वाज एन इंटरमीडिएट बिटवीन नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया। ये मैंने आपको बताया था कि सेंट्रल इंडिया एंड साउथ इंडिया के मिली जुली हिसाब किताब में इनका जो शासन था वो आपका सेंट्रल इंडिया और क्या कहते हैं साउथ इंडिया, इस वाले पूरे रीजन में एक तरीके से था। तो ये क्या कर रहा था, ये कनेक्ट कर रहा था आपका जो नॉर्थ इंडिया है, जो ऊपर वाला पोर्शन है नॉर्थ इंडिया, इसको कनेक्ट करता था कहाँ से, साउथ इंडिया से। ठीक है, इसको आप कंप्लीटली ना साउथ इंडिया के अंदर बोल सकते थे ना कि नॉर्थ इंडिया के अंदर, तो ये आपका साउथ एंड सेंट्रल था लगभग। ठीक है, ये रीजन आपका साउथ एंड सेंट्रल में पड़ता था, इसलिए से इसको कनेक्टिव, ये इंटरमीडिएट हो जाता था इन दोनों के बीच में। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है, द फेमस अजंता एंड एलोरा केव्स आर बिल्ड इन द पीरियड ऑफ सातवाहन्स। अब इस क्वेश्चन में इस पॉइंट में काफ़ी लोगों को डाउट हो सकता है क्योंकि इसमें दो तीन वंशों का एक साथ में वो था, लेकिन इनमें से एक जो था आपका वो सातवाहन्स थे। इन्होंने स्टार्ट जरूर किया था और काफ़ी जो गुफाएं हैं उसमें बहुत सारी गुफाएं इनके द्वारा बनाई गई थी। तो अगर क्वेश्चन आता है और उसमें ऑप्शन में आपके सातवाहन्स हैं तो सातवाहन्स ही इसके आंसर होंगे। ठीक है, अजंता एलोरा का जो निर्माण था वो सातवाहन्स ने ही कराया था, यही आपको याद रखना है। ठीक, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट डायनेस्टी की तरफ जो है आपकी चेदी। ठीक है, इसको CHEDI या फिर आपको CHETI भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस दो तरीके से लिखा जाता है चेदी डायनेस्टी। ये आपकी थी कलिंग। कलिंग कहाँ पर पड़ता है, अगर आप मैप में देखेंगे इंडिया के, अगर मैं आपको इंडिया मैप, मैंने आपको रियल मैप दिखाना थोड़ा कम इसलिए कर दिया क्योंकि आपको आदत बन चुकी थी उसको यहीं देखकर और यहीं भूल जाने की, तो आप यहीं पर ना भूलें। तो ये जो उड़ीसा और ये जो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, मतलब नॉर्थ आंध्र प्रदेश और उड़ीसा वाला जो एरिया है, यहाँ पर एक डायनेस्टी हुआ करती थी, उसका नाम था कलिंग, जिसको अशोक ने पहले जीत लिया था, जो कि मगध का राजा था। मगध में मतलब राजधानी उसकी मगध थी, तो इसको पहले अशोक ने जीत लिया था। लेकिन हुआ क्या, अशोक की डेथ के बाद फिर यहाँ पर एक नया वंश आ गया जिसका नाम था चेदी। ठीक है, वही पॉइंट लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट, आफ्टर द डेथ ऑफ अशोका अ न्यू डायनेस्टी कॉल्ड चेदी इमर्ज्ड इन द रीजन ऑफ कलिंग। कलिंग की जो मतलब पूरा एरिया था कलिंग वाला, उसमें एक नई डायनेस्टी आ गई जिसका नाम था चेदी। ठीक है, इसके बाद क्या था, नेक्स्ट पॉइंट है द फेमस हाथी गुफा। हाथी गुफा मतलब जो एलिफेंट कैव्स कह लीजिए या फिर हाथी गुफा। द फेमस हाथी गुफा इंस्क्रिप्शंस आर रिलेटेड टू चेदी डायनेस्टी। ये आपको पॉइंट मैंने इसलिए लिखा दिया है क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं आपको मैच कराने के लिए। ठीक है, मैच कराने के लिए आ जाएगा, यहाँ पर आपको अजंता एंड एलोरा लिखा होगा, यहाँ पर आपका सातवाहन्स लिखे हो सकते हैं, और ऐसे ही आपको यहाँ पर हो सकता है लिखा हो हाथी गुफा, और यहाँ पर आपको इसी में से नीचे कहीं लिखा होगा आपका क्या कहते हैं, आपके इस डायनेस्टी का नाम लिखा होगा चेदी डायनेस्टी। तो इस तरीके के क्वेश्चंस मिल जाते हैं जहाँ पर आपको इन सब के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ किससे रिलेटेड है। और रिलेटेड ही नहीं, अगर सोर्स की बात की जाए कि चेदी डायनेस्टी के बारे में जो चीज़ें मिलती हैं वो भी हमको हाथी गुफा के जो इंस्क्रिप्ट्स हैं उन्हीं से मिलती हैं, जो इसके अवशेष बचे हुए हैं उन्हीं से हमको ज्ञान मिलता है कि जो इस डायनेस्टी थी, चेदी डायनेस्टी थी, ये कहाँ पर थी और इसके जो शासक थे वो कौन कौन से थे और किस तरीके से वो काम करते थे। मतलब जो इन्फॉर्मेशन थी वो यहीं से मिलती हैं। तो इस तरीके से हमने जो 4 वंश देख लिए जो आपके प्री गुप्ताज नहीं, इनको हम बोलेंगे पोस्ट मौर्याज। मौर्याज के ख़त्म होने की जस्ट बाद जो स्टार्ट हुए। ठीक है, अब हम बात करते हैं मौर्याज के फिनिश होने के बाद या मौर्याज का जो एम्पायर है वो खत्म होने के बाद क्या हुआ, कुछ फॉरेन इन्वेडर्स भी आ गए। इन्वेडर मतलब होता है किसी पर आक्रमण करके अपना कर लेने वाला, मतलब वहाँ का वो नेटिव नहीं होता है,
जैसे नेटिव, नेटिव का मतलब क्या होता है, कहीं का मूल निवासी होना, ठीक है। हिंदी में अगर बात करें तो नेटिव का मतलब होता है कहीं का मूल निवासी होना। और जो इन्वेडर्स होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए कि यूरोप से कोई इन्वेडर आया, इंडिया पे हमला किया और फिर इंडिया पे राज करना शुरू कर दिया, तो उसको बोलते हैं इन्वेडर्स, जो कहीं और से आके कहीं और के जगह को अपने अधीन बना लेते हैं या अपने उस पर कब्जा कर लेते हैं, ठीक है। उस कब्जे करने वाले को बोलते हैं इन्वेडर। तो कुछ अब देखते हैं फॉरेन इन्वेडर्स के बारे में। सबसे पहला नाम जो आता है वो आता है इंडो ग्रीक्स का। इंडो ग्रीक्स मतलब इनको अगर हिंदी में लिखेंगे तो हम लिखा जाएगा हिंद यूनानी, ठीक है। इनको अगर हिंदी में लिखेंगे अगर आप, तो लिखोगे आप हिंद यूनानी, क्योंकि ग्रीक्स को यूनान बोला जाता है, ग्रीक को यूनान बोला जाता है, तो ग्रीक्स जो हुए वो हुए यूनानी। तो हिंद यूनानियों का नाम सबसे पहले आएगा अगर आप फॉरेन इन्वेडर्स की बात करें, ठीक है। इन द मिडिल ऑफ सेकंड सेंचुरी, मिडिल ऑफ सेकंड सेंचुरी मतलब 165-145 के टाइम पर ऐसा कुछ हुआ, 45 से 65 के टाइम पर हुआ था। मैंने आपको जो ईयर है वो इसलिए नहीं बताई क्योंकि ना इसके बारे में एग्जैक्टली इन्फॉर्मेशन है और ना शायद आप उतना याद रख पाएंगे। तो जो सेकंड सेंचुरी थी उसके मतलब मिडिल टाइम पे ऐसा क्या हुआ कि फर्स्ट फॉरेन रूलर्स ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया इंडो ग्रीक्स कम्स इनटू द लाइट्स, मतलब जो आपके उस टाइम जो शासन चल रहा था, मतलब ये लोग, ऐसा नहीं था कि उस टाइम शासन चल नहीं रहा था, ये जो रीजन था, मतलब यहाँ से अगर आप पाकिस्तान और अफगानिस्तान को मिला लेते हैं इस तरीके से, कहीं यहाँ से मिलेगा, इसमें अभी का जो पाकिस्तान है वो इस तरीके से बटा हुआ है, ये बलूचिस्तान का एरिया मान लो आप, तो इस तरीके से फिलहाल पाकिस्तान बटा हुआ है और पीछे अफगानिस्तान है, ठीक है। यहाँ से ईरान मिलता है वैसे, तो ये अफगानिस्तान है। ये अगर पूरा एरिया मिला लिया जाए इंडिया के अंदर, तो इस वाले एरिया पे पहले से शासन था, पहले शासन था, जिसने क्या कहते हैं, सिकंदर ने ये वाला एरिया जीत के दिया हुआ था क्या कहते हैं, सेल्यूकस निकेटर को। और उसके बाद जो है मौर्याज आए, उन्होंने जो है इसको वापस छुड़ा लिया इनसे, और फिर मौर्याज का पूरे पे टाइम मतलब पूरे पे शासन चलता रहा। लेकिन हुआ क्या, जब मौर्याज का एक तरीके से मौर्याज खत्म हो गए, तो फिर से ये जो शासन था, यहाँ के जो लोग थे या इंडो ग्रीक जो शासन था वो एक तरीके से फिर से लाइट में आ गया, फिर से वो लोग पावर में आ गए, ठीक है। द मोस्ट फेमस रूलर वॉज मेंडर, इसको अगर हिंदी में लिखेंगे तो मलिंद लिखा जाता है, ठीक है, मलिंद, मेंडर हु वाज आल्सो कॉल्ड एज मलिंद। तो ये सबसे फेमस मतलब उस टाइम का राजा था जो बाद में बुद्धिस्ट बन गया था। बहुत सारे लोग, बहुत सारे शासक ऐसे थे जो बाद में, मतलब पहले कुछ और थे, जैसे ये ग्रीक था, ये यूनानी था, इसको ना ये हिंदू था ना ये मुस्लिम था, ये एक ग्रीक था, ग्रीक पर्सन था जो बाद में बौद्ध धर्म की मतलब उसमें आया और बौद्ध बन गया। इसको किसने बौद्ध बनाया, बाय, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, बाय द मॉन्क नेम्ड आपका नागासेन, नागासेन या नागसेन बोल लीजिए इनको, नागसेन इनका नाम था, नागसेन ने इनको क्या कहते हैं, बौद्ध बनाया था, जिनका दूसरा नाम नागार्जुन भी है, नागार्जुन इनका दूसरा नाम है। इसने आपको क्या कहते हैं, जो शासक था मलिंद, इसको उसने कन्वर्ट करा दिया था बौद्धिज्म में, मतलब बौद्ध बना दिया था इसको, ठीक है। अब इस बारे में भी बौद्ध धर्मों में आपको, बौद्ध धर्म के जो लिटरेचर है उसमें आपको एक जानकारी मिलती है, वो ये है कि द फेमस क्वेश्चनरी बिटवीन नागार्जुन, मतलब ये आपका नागसेन एंड मलिंद, नागार्जुन और क्या कहते हैं, मलिंद के बीच में जो क्वेश्चंस आंसर हुए, मतलब इसने कुछ क्वेश्चंस पूछे इनसे, इस मॉन्क से या इस बौद्ध भिक्षु से, और उन्होंने इसके एक्सप्लेनेशन दिए। तो इन दोनों चीज़ों को एक जगह पर रखा गया है, ये एक बुक के अंदर कंपाइल किया गया है, जिस बुक का नाम क्या है आपका, मलिंद पहो। अगर इसको हिंदी में आप लिखेंगे एग्जैक्टली तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, मलिंद पहो, ठीक है, मलिंद पहो इसको बोला गया। ये एक बुक बन गई, एक पूरी तरीके से एक लिटरेचर है इनका जो बौद्धिज्म में, जिसमें इसके सिर्फ क्वेश्चन और आंसर हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसके उसने, जो मॉन्क था उसने एक्सप्लेन किया है, आंसर दिए हैं आध्यात्मिक गुरु के तौर पर, ठीक है। तो इस तरीके से इस पूरी स्लाइड से आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि ये जो आपका सक्सीडर थे, किसके, मौर्याज के सक्सीडर थे, इंडो ग्रीक्स या हिंद यूनानी, हिंदी में अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये थे सक्सीडर किसके, सक्सीडर मतलब होता है किसी एक के शासन खत्म होने के बाद उस पर दूसरा शासक जो आ रहा होता है, ठीक है। अगर आपके घर में अभी आपके पिताजी की चलती है, फिर आगे आने वाली आगे आने वाला टाइम आपका है, तो आप उनके सक्सेसर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इनके सबसे इम्पॉर्टेंट सक्सेसर में से एक थे। और उसके बाद इनका जो फेमस राजा था मलिंद, इसका नाम याद रखना है। और उसके बाद ये जो बात लिखी है, लास्ट पॉइंट जो लिखा है, ये कन्वर्सेशन जो इन दोनों के बीच में हुआ, मलिंद और उनका जो जिसने उनको बौद्ध बनाया था, नागसेन या नागार्जुन, इन दोनों के बीच जो बातें हुई उसको कंपाइल किया गया, जिसका नाम हुआ मलिंद पहो। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, मलिंद पहो। अब हम बात करेंगे आगे शकों के बारे में, ठीक है। शक, इनके बारे में आपने सुना ही होगा, अगर इंडिया की हिस्ट्री आपने कभी न कभार पढ़ी है। ये भी विदेशी आक्रमणकारी थे। ये क्या थे, देवर द नेटिव ऑफ सेंट्रल एशिया,
अधिकतर जो आक्रमणकारी इंडिया में आए वो सेंट्रल एशिया से ही आए। उसके रीज़न थे, उसके एक तरीके से देखा जाए ज्योग्राफिकल रीज़न है। वो रीज़न क्या था कि ये नॉर्थ का जो एरिया है यहाँ पर आपका हिमालय पड़ जाता है। ये पूरा रीजन है जो हिमालय से भरा हुआ है, हिमालय की ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं इधर पे। तो जो आपका नॉर्थ ईस्ट रीजन है, पूरा नॉर्थ ईस्ट वाला जो रीजन है, ये रीजन कवर कर रहा है आपका हिमालय। ठीक है, हिमालय ने कभी किसी बड़ी सेना को ये पार करने ही नहीं दिया। ठीक है, हिमालय की वजह से कभी कोई बहुत बड़ी सेना इस रीजन को पार करके इंडिया में नहीं आ पाई। तो जितने भी अटैक हुए वो इस साइड से ही हुए। ठीक है, यहाँ पर हिंदुकुश की पहाड़ियाँ थीं, और हैं भी, लेकिन उनमें ऐसे बड़े बड़े पासेस थे जिनके थ्रू सेनाएं आई थी। खैबर पास, जिसके बारे में मैंने आपको समझाया था जब मैंने पासेस पढ़ाए थे, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जाके देख सकते हैं। तो जो आप जानकारी लेते चलते हैं, ऐसा नहीं हो, कहीं ना कहीं यूज होती रहती है, उससे आपको हर चीज़ रिलेट होती है। अधिकतर आक्रमण कहाँ से हुए? सेंट्रल एशिया, यूनान, इस साइड से हुए। ठीक है, ग्रीक, सेंट्रल एशिया इधर कहीं होगा। सेंट्रल एशिया मतलब आपका मैंने बताया था कैस्पियन सी के आसपास से, जहाँ से आर्य आए थे ऐसा माना जाता था। तो अधिकतर आक्रमणकारी कहाँ थे आपके? वो सेंट्रल एशिया से थे। उसमें से एक और थे आपके शक, जिनको हिंदी में सकाज लिखा जाता है, सकाज, या इंग्लिश में सकाज लिखते हैं। तो ये थे, ये आए कहाँ थे? सेंट्रल एशिया से। इनके बारे में एक और कहावत है कि ये चारगाह जो होता है, मतलब जहाँ पर गाय भैंसें चरती हैं, उसकी खोज में यहाँ तक आ गए थे। ऐसी सब कहानियाँ हैं। अब एग्जैक्टली वो बात सही है या नहीं है वो हम नहीं बता सकते, लेकिन वो इसी तरीके से या खाना बदोश होकर किसी तरीके से इस तरीके से यहाँ पर आए थे, और उनका एक मकसद था रहने की जगह ढूंढना। तो उस तरीके से वो इंडिया आए, और इंडिया में आके फिर यहाँ पर एक काफ़ी पावरफुल एम्पायर उन्होंने खड़ा कर दिया। तो जो उसका सबसे फेमस राजा था, नेक्स्ट पॉइंट जो है, द मोस्ट फेमस किंग ऑफ शक वॉज रुद्रदमन। रुद्रदमन, इसको रुद्रदमन फर्स्ट भी बोल सकते हो आप, रुद्रदमन फर्स्ट या रुद्रदमन, ये इनका सबसे इंपॉर्टेंट और फेमस राजा था। इसके अलावा इनके बारे में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इस चीज़ से पूछा जाता है कि इन्होंने क्या किया था। 5 इन्होंने अपनी एक तरीके से पॉइंट बना लिए थे, जहाँ से पूरे इंडिया को, या इंडिया का जो पोर्शन इनके अंडर था उसको कवर करते थे। तो उनमें 5 वो थी, इनकी राजधानियाँ थीं, जो 5 शाखाओं की राजधानियाँ थी, 5 थीं। उनमें से 5 शाखाएँ कौन कौन सी थी आपकी? अफगानिस्तान, पंजाब, मथुरा, वेस्ट इंडिया एंड नॉर्थ डेक्कन प्लेटू। तो अफगानिस्तान मतलब आपका नॉर्थ वेस्ट इंडिया, उस टाइम का नॉर्थ वेस्ट इंडिया जो था, पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया। पंजाब मतलब सिंध वाला एरिया जो आपका पाकिस्तान का सिंध और इंडिया का पंजाब जो है वो वाला रीजन। मथुरा मतलब आपका वेस्ट यूपी, अभी का जो वेस्ट यूपी और नॉर्थ राजस्थान, ये वाला। फिर आपका आता है वेस्ट इंडिया, इसमें आपका आएगा एग्जैक्टली पाकिस्तान का सिंध और अपना राजस्थान। ठीक है, फिर नॉर्थ वेस्ट प्लेटू, जिसमें आपका मालवा प्लेटू और जो ये आपके इंडिया के ये वाले पोर्शन पड़ते हैं नॉर्थ वेस्ट में, यहाँ पर से मतलब नॉर्थ प्लेटू में यहाँ पर जो रीजन है ये वाला, जिसमें आपका मालवा का प्लेटू आ जाएगा, उज्जैन वाला जो एरिया मध्य प्रदेश का है वो आएगा, कुछ आप गुजरात का पोर्शन भी मान सकते हैं। और वेस्ट इंडिया में जो इनकी वो थी, वो उसमें आपका गुजरात भी आता है। ठीक है, उसमें गुजरात भी आता है आपका। तो इनमें सबसे लेट तक कौन चली थी? सबसे लेट तक इनमें से वही चली थी जो आपकी वेस्ट इंडिया वाली थी। ये पूरी आगे तक 4th सेंचुरी तक चली थी, इसीलिए इनके सामने लिखा हुआ है 1st से लेके 4th तक। 1st से लेके 4th तक इनकी सभी ब्रांचेज नहीं थी जहाँ पर इनका शासन था, अलग अलग जगहों पर विद्रोह हुए और वहाँ ये लोग हारते गए। तो इनकी सबसे लंबी चलने वाली थी वो आपकी थी वेस्ट इंडिया वाली जो ब्रांच थी इनकी वो, और इसने लगभग पूरी 4 शताब्दियों तक शासन किया। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द 5 ब्रांचेज वर वेस्टर्न इंडिया विच रूल्ड अप टू 4th सेंचुरी। ठीक है, 4वीं सेंचुरी तक इन्होंने मतलब शासन किया वहाँ पर। इसके बाद बात करें अगर हम इसके इंपॉर्टेंट राजाओं की, तो वो मैंने आपको पहले बताया था रुद्रदमन फर्स्ट जो था, रुद्रदमन वो फर्स्ट था, फर्स्ट इंपॉर्टेंट राजा था इनका। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो क्या है? अ किंग ऑफ उज्जैन, जो एक लोकल किंग था, एक तरीके से मान लीजिए रीजनल छोटे छोटे जो राज्य होते हैं उनमें से एक छोटा राज्य का एक राजा था, जिसने क्या किया? डिफीटेड शकों को हरा दिया। ठीक है, उसने शकों को हराने के बाद एक उपाधि ले ली, अपना नाम चेंज नाम जो है उसने बदला और लिखा क्या? विक्रमादित्य। जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और इस तरीके के 14 लोग हैं जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधियां ली थी, और उन सब के बारे में तो खैर नहीं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट थे उनमें से वो आपके इस हिस्ट्री में पढ़ते पढ़ते अभी आपके आगे आ जाएंगे, जिनमें सबसे पहले होंगे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जो कि गुप्ता साम्राज्य के अंदर होंगे आप। ठीक है, तो इसने क्या किया? खुद का नाम चेंज किया चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से, एंड ऑल्सो स्टार्टेड अ न्यू कैलेंडर कॉल्ड विक्रम संवत। अब आपको लगता होगा कि जैसे विक्रम संवत जो है आपका, या कह लीजिए इंडियन कैलेंडर जिसको माना जाता है, इंडियन कैलेंडर, खासकर आरएसएस में अगर आप आरएसएस या भाजपा की सरकार तो अभी है ही फिलहाल, और आरएसएस में अगर आप जाएंगे तो आपको इस कैलेंडर को रटा दिया जाएगा। तो ये जो है 58 ईयर्स आगे इसीलिए चलता है, क्योंकि ये कब से स्टार्ट हुआ?
58 BC में, बिफोर क्रिश्चियनिटी इसकी स्टार्टिंग हो गई थी। और एक राजा था जो उज्जैन के राजा थे, उन्होंने इनको हराया और इसके बाद जो है इस हराने के बाद जो उसकी याद में एक वो किया गया, स्टार्ट किया गया कैलेंडर, एक संवत स्टार्ट किया गया जिसका नाम दिया गया विक्रम संवत। ठीक है, ये 58 BC में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन भी है। एक जो विक्रम संवत एक और स्टार्ट हुआ था वो आपका नेपाल से हुआ था। ठीक है, इसलिए उनमें कन्फ्यूजन भी है कि एग्जैक्टली कौन सा है, लेकिन अगर आप वैसे ईयर वाइज देखेंगे तो 50-60 का लगभग अंतर आता है, तो वो आप इसी को मान सकते हैं कि यही वो विक्रम संवत है जिसको हम अभी भी बनाते हैं भारतीय कैलेंडर के तौर पे या भारतीय संवत के तौर पर। ठीक है, तो ये तो हो गए दो इन्वेडर्स, ऐसे शासक जो बाहर से आए थे, जिसमें सबसे पहले आपके थे इंडो ग्रीक्स और सेकंड थे आपके क्या कहते हैं ये शक जो थे सेकंड थे, और पहले थे इंडो ग्रीक। और उसके बाद आता है एक इम्पॉर्टेंट शासन जो पूरा चला, काफ़ी दिनों तक चला और काफ़ी इंपॉर्टेंट राजा भी इसके अंदर रहे और काफ़ी काम भी हुए हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे अगर बात करें हम क्वेश्चंस की एग्जाम के हिसाब से, तो वो है कुषाण वंश। ठीक है, इसका नाम आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा मेरी अभी तक की क्लासेस में, क्योंकि बौद्ध धर्म में इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा है। ये है कुषाण वंश। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट राजा था, इसका नाम आप मैंने बताया है, बहुत बार बताया है, वो था कनिष्क। ठीक है, बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की, पहले स्टार्ट कर लेते हैं। दे वर वन ऑफ द 5 क्लेन्स ऑफ यूची। अब यूची क्या था, सेंट्रल एशिया में एक क्या कहते हैं पूरा कुनवा था एक, जिसमें 5 कबीलों में बटा हुआ था। ठीक है, एक पूरा कुनवा जो 5 कबीलों में बटा हुआ था, उनमें से एक था कुषाण। ठीक है, उन्हीं में से एक था कुषाण। ये भी सेंट्रल एशिया से आए हुए थे और ये इंडिया के नहीं थे, ये तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ क्योंकि हम पढ़ रहे हैं जो इन्वेडर्स थे उनके बारे में। तो सेकेंड पॉइंट जो है आपका, द मोस्ट फेमस किंग ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज कनिष्क। सबसे इंपॉर्टेंट जो राजा था वो कनिष्क था। ही स्टार्टेड अ न्यू कैलेंडर, इसने भी एक नया कैलेंडर स्टार्ट किया, इसका नाम क्या दिया था, शक संवत। ठीक है, शक संवत, ये मैंने संवत, ओके, जो किया कब उसने 78 AD में। अब आपको अगर डेट कुछ नहीं याद रखती, क्योंकि इसके बारे में भी एग्जैक्टली डेट आपको नहीं मिलेगी, 78 AD ही आपको अधिकतर लिखा मिलेगा जो जब इसने स्टार्ट किया, इस संवत के बारे, इस संवत को इसने स्टार्ट किया था। ठीक है, रूलर्स ऑफ कुषाण डायनेस्टी और ऑल्सो कॉल्ड एज देवपुत्र, जो इनके रूलर्स थे उनको क्या नाम दिया जाता था, देवपुत्र। ठीक है, उनको बोला जाता था देवपुत्र। इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एट द टाइम ऑफ कनिष्क 4th बौद्धिस्ट काउंसिल टुक प्लेस इन कुंडलवन। कुंडलवन जो कि प्रेजेंटली क्या है आपका कश्मीर है। कनिष्क के टाइम पर चौथी आपकी बौद्धिस्ट काउंसिल हुई, बौद्ध काउंसिल हुई, बौद्ध समिति हुई आपकी कनिष्क के टाइम पर, और वो कहाँ पर हुई, कुंडलवन में, जो कि प्रेजेंटली कश्मीर के नाम से जाना जाता है। मतलब कश्मीर का शासक था आपका कनिष्क। ठीक है, एंड बुद्धिज्म डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, हीनयान एंड महायान। जो यहाँ पर समिति हुई उसमें बौद्धिज्म जो है आपका, वो बौद्धिज्म जो है 2 भागों में डिवाइड हो गया, हीनयान और महायान। अभी आगे चल के तो ये आगे 4-5 भागों में डिवाइड हो गया, लेकिन जो मेन पहले डिवीजन हुआ था वो हीनयान और महायान में ही हुआ था। अगर आपको थोड़ा सा और डिटेल में याद रखना है इस बात को, तो आप याद रख सकते हैं कनिष्क जो था, कनिष्क जो मानने वाला था वो किसको मानने वाला था, महायान का। महायान का अनुयायी था आपका कनिष्क। ठीक है, महायान को मानने वाला था कनिष्क। ये तो हो गया आपका कनिष्क के बारे में। और इसके बारे में कुछ और आपको जानना पड़ेगा, वो है ये द फेमस एंशिएंट सर्जन चरक। चरक के बारे में आपने सभी ने सुना ही होगा, चरक संहिता। अगर आप बात करें आयुर्वेद की, तो आयुर्वेद में बहुत बड़ा नाम है आयुर्वेद। और ओवरऑल अगर आप बात करते हैं भारतीय चिकित्सा की, तो भारतीय चिकित्सा में इनका बहुत बड़ा नाम है, जो नाम है चरक। इनकी आपने बहुत सारी इमेजेस देखी होंगी गूगल पे भी, अगर आप गूगल करेंगे चरक तो आपको बहुत सारी इमेजेस मिल जाएंगी, जिसमें ये उस टाइम पर सुई और पता नहीं छोटे छोटे जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके सहारे आपको आँखों की सर्जरी करते हुए दिखाई देंगे। ये आँखों तक की सर्जरी कर दिया करते थे उस टाइम पर जब कोई सुविधाएं नहीं हुआ करती थी। तो इतने एक तरीके से विद्वान व्यक्ति थे और काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थे एंशिएंट इंडिया की। तो ये कौन किसके टाइम पर थे, ये भी चरक के टाइम पे थे। इन्होंने लिखा क्या, चरक संहिता इन्होंने लिखी थी। हु रोड चरक संहिता वॉज अ फिजिशियन ऑफ किंग। फिजिशियन ऑफ किंग मतलब आपका राज दरबारी थे या राजवैद्य थे एट द टाइम ऑफ कनिष्क। कनिष्क के टाइम पर ये फिजिशियन ऑफ किंग थे। उसके अलावा कुछ और फेमस पर्सनालिटीज़ थी जो कनिष्क के दरबार में हुआ करती थी, जिसमें पहला नाम तो मैंने फिर से चरक ही लिख दिया है, जिन्होंने चरक संहिता लिखी थी। नेक्स्ट जो है आपके वो है नागार्जुन। नागार्जुन के बारे में अगर आपको बताएं तो इन्होंने माध्यमिक सूत्र नाम की एक बुक लिखी थी और काफ़ी जो विद्वान आदमी थे, और इन्होंने एक तरीके से देखा जाए तो नालंदा यूनिवर्सिटी जो थी, नालंदा बौद्ध यूनिवर्सिटी कह लीजिए, उस टाइम पर बौद्ध धर्म की काफ़ी बड़ी ज्ञान की सोर्स थी आपकी नालंदा यूनिवर्सिटी।
तो नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ाते भी थे और बहुत जो है विद्वान आदमी थे। इन्होंने लिखी थी माध्यमिक सूत्र, ठीक है, माध्यमिक सूत्र नाम का एक बुक जो है इन्होंने लिखी थी और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थी, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें, नेक्स्ट है आपके अश्वघोष। इनका नाम गलत लिखा हुआ था, मैंने करेक्ट किया। अश्वघोष जो है इन्होंने लिखी थी बुद्ध चरित्र, ठीक है, बुद्ध चरित्र इन्होंने लिखा था। और नागार्जुन का एक और नाम भी था, नागार्जुन को आपका जो है भारत का साइंटिस्ट भी बोला जाता है, भारत का आइंस्टाइन। मतलब ये इतने ज्ञानी व्यक्ति थे कि इनको आइंस्टीन से कंपेयर करते हैं या आइंस्टीन को इनसे कंपेयर करते हैं, दोनों तरीके से आप समझ सकते हैं। तो भारत का आइंस्टीन बोला जाता है आपका नागार्जुन को, ठीक है। इसके बाद अश्वघोष जिन्होंने बुद्ध चरित्र लिखा, इसमें जो है बुद्ध भगवान के चरित्र के बारे में जो चीज़ें इन्होंने लिखी हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं बौद्ध धर्म के हिसाब से अगर देखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद वासुमित्र और पार्श्व, दोनों ये दोनों भी जो है वसुमित्र और पार्श्व, ये दोनों भी दरबारी थे आपके कनिष्क के ही। तो कनिष्क के दरबार में काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ थी, ये मैंने आपको यहाँ से बताने की कोशिश की है और ये आपको याद रखना पड़ेगा, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चरक, नागार्जुन और अश्वघोष हैं जो सबसे ऊपर लिखे हुए हैं। और उनमें भी अगर सबसे इंपॉर्टेंट देखेंगे तो आपके चरक और नागार्जुन याद रखना जरूरी है। इनसे तो सीधे सीधे क्वेश्चन बस इतना ही पूछ लिया जाता है कि चरक किसके राज दरबारी थे। आपसे ऑप्शन में मिल जाएंगे बड़े बड़े नाम, जैसे कनिष्क हुए, चंद्रगुप्त मौर्य हुए, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हैं, ऐसे ऐसे नाम मिलेंगे आपको जिनके टाइम पर और भी दूसरी बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ रही हैं, ठीक है। इसके बाद बात कर लें तो नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट जो है वो आपका वासुदेव वॉज द लास्ट एम्परर ऑफ कुषाण डायनेस्टी। कुषाण डायनेस्टी का सबसे लास्ट एम्परर जो था वो था वासुदेव। और इसके बाद जो है आपका कुषाण वंश का एक तरीके से समाप्ति हो गई थी, कुषाण वंश खत्म हो गया था, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने जो आज की वीडियो में एक्सप्लेन किया है वो पूरा का पूरा बेस्ड था आपका किस चीज़ पर, वो पूरा बेस्ड था आपका जो मौर्याज और गुप्ताज के टाइम के बीच में जो छोटे छोटे शासक हुए या कह लीजिए जो अलग अलग जगहों पर अलग अलग शासन चल रहा था, अलग अलग वंशों के द्वारा शासन चल रहा था, तो उनके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब टाइम आ गया है क्विज का। तो क्विज का क्वेश्चन में पूछे हुए 3 से 4 दिन ऊपर हो चुके हैं, बीच में संडे पड़ गया और उसके बाद मंडे और ट्यूसडे 2 दिन क्लास नहीं आ पाई, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। और कोशिश करेंगे कि आगे से क्लासेस कंटिन्यू हो। मैं कोशिश करता हूँ क्लासेस कंटिन्यू अगर नहीं भी हुई हैं तो जब नेक्स्ट क्लास हो तो आपको पहले कनेक्ट कर दें, पिछली क्लास से कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ मैं, ठीक है। वो चीज़ आपको कैसी लगती है आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, उसमें आप कोई एतराज़ नहीं है। फिलहाल हम देखते हैं क्विज के बारे में। जो क्विज का क्वेश्चन था पिछला क्वेश्चन हमारा क्या था, अशोक वाज सन ऑफ। ऑप्शंस आपके पास थे अशोक शासन, ऑप्शन आपके पास है बिंदुसार एंड सुभद्रांगिनी, बिंदुसार एंड कमला देवी या कमल देवी जो भी होगा। नेक्स्ट है आपका उदयन या फिर आपकी अमाला देवी, फिर आपका बिंदुसार या फिर अमाला देवी। तो यहाँ पर 2 ही नाम है बेसिकली, अमाला देवी और कमला देवी और सुभद्रांगिनी। बिंदुसार का तो आप जानते ही होंगे क्योंकि शासक था, उसके बाद ही ये उसके जो है सक्सेसर बने थे, तो इसको आप ये आसानी से जान जाएंगे कि बिंदुसार ही इनके पिता थे। माता थी सुभद्रांगिनी, ठीक है, सुभद्रांगिनी इनकी माता थी। तो इनका ऑप्शन जो है 1 जो आपका है वो सही है। जो लोग क्वेश्चंस का आंसर देते हैं वो साथ में उस क्वेश्चन का ऑप्शन सिर्फ ना लिख के साथ में आंसर लिख दिया करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कभी कभार 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन होते हैं तो आप थोड़े से कन्फ्यूजन हो सकता है। बात करते हैं आज के कुछ के क्वेश्चंस की। तो आज 2 क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन थोड़े से हटके हैं, हिस्ट्री से क्वेश्चन हमारे अभी जो हम पढ़ रहे हैं उससे नहीं है, ठीक है। क्लासेस जब एक्स्ट्रा हो जाएंगी इसमें तो फिर मैं आपका MCQs आगे स्टार्ट करूंगा। और एक प्लानिंग भी है जो आपसे मैं पूछना चाह रहा था कि अगर हम MCQs स्टार्ट करते हैं, जैसे कि वीडियो MCQ की मैं जब भी बनाता हूं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाया करती है क्योंकि मैं काफ़ी एक्सप्लेनेशन देता हूं साथ में। तो क्या आपको लगता है कि कम मिनट में, मतलब 15 से मैक्सिमम 10 से 15 मिनट की वीडियो के अंदर कुछ क्वेश्चंस हों जो आपसे डिस्कस किए जाएँ, मतलब 15 मिनट के अंदर 25 से 30 क्वेश्चन है जो डिस्कस किए जाएँ आंसर्स के साथ। तो अगर आपको वो चीज़ सही लगती है तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या मैं पोल करूंगा तो उस पर बता दीजिएगा। अभी पोल करना डिसाइड नहीं हुआ है, ठीक है। तो हमारे आज के जो क्वेश्चन थे, टीचर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थ डेट ऑफ, किसके दिन जन्म दिवस पर, किसकी जन्म दिवस पर जो आपका टीचर्स डे है वो सेलिब्रेट किया जाता है। राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जवाहरलाल नेहरू, ज्योतिबा फूले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच इज रिगार्डेड एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन, ठीक है। ऑप्शंस आपके पास क्या है, हंटर्स कमीशन, वुड्स कमीशन, सेडलर कमीशन या नन ऑफ द एबव। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है उन लोगों के लिए जिन्होंने पॉलिटी बिल्कुल नहीं पढ़ी है या पॉलिटी में अभी उतना इनका इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन आप आसानी से बता सकते हैं जो क्वेश्चन नंबर 1 है।
तो इस तरीके से आज की जो वीडियो थी पूरा डिस्कशन यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है या नहीं लगता है, कोई सुधार चाहिए आपको, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। कंटेंट आपको अगर पसंद आता है, आप थोड़ा सा जुड़ना चाहते हैं, साथ में मोटिवेशन बनाए रखना चाहते हैं, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। क्योंकि देखिए सीधी सी बात होती है, जब आप कोई काम करते हैं, जितना अच्छा रिस्पॉन्स आता है, आपको जो एप्रिसिएशन होता है वो आपके काम को आगे रिफ्लेक्ट करने का काम करता है। अगर आपको काम को एप्रिसिएट किया जाता है, जैसे मान लीजिए आप कहीं रनिंग करने स्टार्ट करते हैं और आप एक राउंड मारने के बाद थक जाते हैं, लेकिन अगर आपका दोस्त वहीं आपको मोटिवेट करने के लिए होता है और आपको मोटिवेट करता है, तो आप में हिम्मत आती है कि आप फिर से एक राउंड कंप्लीट करें। तो वही चीज़ होती है सब हर काम में, अगर आपको एप्रिसिएशन मिलती रहती है तो काम करने में मोटिवेशन मिलता रहता है। तो अगर आपको कंटेंट पसंद आता है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक बात पहुँचे। और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको जो वीडियोस हैं वो कंटिन्यूस टाइम पर मिलती रहें। तो फिर इसी एक रिक्वेस्ट के साथ और आगे आने वाली जो वीडियोस हैं उसमें हम कंटिन्यू रखेंगे इस एक वादे के साथ। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।